उनके एक्सक्रीशन का भी कहीं कोई ट्रेस ना मिले, उससे कुछ पता ना कर लिया जाए कि यहाँ इनको बीमारी क्या है। आजकल इस तरीके से इतना अंदर घुसकर दुश्मन के बारे में जब जानने की कोशिश की जा रही है तो ठीक है, कोशिशें उधर भी हो रही हैं, लेकिन जैसा पीके श्रीवास्तव सर ने कहा, मिलेगा कुछ नहीं। अगली खबर, ऑपरेशन सिंदूर की मार से तिलमिलाया पाकिस्तान, मुनीर का नई मिसाइल फोर्स बनाने का ऐलान। इसका नाम आर्मी रॉकेट फोर्स कमांड रखा गया है। फतह सीरीज की मिसाइलें इसमें शामिल होंगी। अब आप ये सोचिए कि कोई ऐसा व्यक्ति हो जिसको कभी जीवन में इज्जत ही ना मिल रही हो, तो उसने सोचा हो कि अब मैं एक काम करूंगा, मुझे तो मिली नहीं, मैं अपने लड़के का नाम नमस्ते रख दूंगा। नमस्ते। अब जो भी उसको बुलाया है, नमस्ते इधर आओ, हाँ हाँ नमस्ते नमस्ते नमस्ते, ये वाली। अब ये रॉकेट फोर्स नाम रख के आप ये क्या कर लेंगे, आपकी कुव्वत के बारे में पहले से ही अंदाजा है। सबसे बड़ी चीज होती है किसी भी जगह पर, कोई भी राष्ट्र उतना ही मजबूत होता है जितना उसका जो ऑब्जेक्टिव होता है, उसका जो कॉज होता है, उसको लेकर वहां की कौम ईमानदारी से कनेक्शन महसूस करती है। सही बात है। इसीलिए भारत भारत है और इसीलिए भारत विश्व गुरु रहा है। और आप जानते हैं, झूठ की बुनियाद पर बना हुआ पाकिस्तान असल में खुद को एक मुल्क है बताने की कोशिश में आज भी लगा हुआ है। वो मुल्क असल में बन ही नहीं पाया। और ऐसे में रॉकेट फोर्स, सर ये रॉकेट नाम तो रख लिया है फोर्स का, बना भी लेंगे, कर भी, चाइना से उधार ले रहे हैं असल में ये सभी। देखिए, ये तो एक प्रवर्तन है। ये कुछ अब उन्होंने अपने वो मना रहे थे अपना स्वतंत्रता दिवस, उन्होंने कुछ अनाउंस कर दिया, उसके पहले ने एक फतह 4 की मिसाइल की एक फोटो भी डाल दी और उन्होंने कहा हम लगातार डेवलपमेंट कर रहे हैं। डरे हुए हैं, वो घबराए हुए हैं ऑपरेशन सिंदूर के बाद से, भय खाए हुए हैं और बौखलाए हुए हैं। तो कुछ न कुछ नया परिवर्तन करना चाहते हैं। उन्होंने एक तरह से क्या किया, कहा कि कन्वेंशनल मिसाइल्स की एक फोर्स बना रहे हैं हम, उसमें वो न्यूक्लियर कैपेबल की बात भी नहीं कर रहे हैं। उन्होंने ये ध्यान से कहा है कि वो कन्वेंशनल मिसाइल्स रखेंगे। कौन कौन सी मिसाइल उसमें रखेंगे, कौन सी नहीं रखेंगे, हमारे पास स्ट्रेटेजिक फोर्स है, हमारे पास अपना तरीका है, हमारे पास न्यूक्लियर वेपन्स को लॉन्च करने और रिलीज करने और उसकी डॉक्ट्रिन का पूरा फॉर्मूला है। हमने एक स्ट्रेटेजी की तरह वो सब कह रखा है और उनको ये लगता है कि हम भी कुछ दिखा दें कि हमारे पास भी एक इंटीग्रेटेड फोर्स बनी है। इसका कुछ खास उन्होंने डिक्लेरेशन अभी नहीं किया है। एक तरह से परिवर्तन है और एक बौखलापन का एक नमूना आप कह सकते हो। इसके ज्यादा मैं इसको कुछ नहीं देखता। अभी हम कैप्टन शायद ये कह रहे हैं कि चाय पुरानी, लेबल नया, वही बात है, क्योंकि वही सब जुटा उठा के एक बना दिया है। बट जहां तक बात है, पिछलग्गू तो ही है और चाइना के खासतौर से पिछलग्गू हैं। चाइना में PLA रॉकेट फोर्स है, तो इन्होंने कहा हम भी एक बनाते हैं, जरा नाम में दम होना चाहिए। नाम में दम तो हमेशा से रहा है, फतह, अबाबील, हाँ, गौरी, मतलब ऐसा लगेगा कि अब मार भी मर जाएगी। और आपने हाल देखा, वही बात है, और कोई खास बात नहीं। इंटीग्रेटेड रॉकेट फोर्स इज एन अमलगेशन ऑफ ऑल द रॉकेट्स दे हैव। लेट्स सी क्या कर पाएंगे। जब तक वो ICCS टाइप चीज इनके पास नहीं होगी, नेट सेंट्रिसिटी नहीं आएगी, ये नहीं कर सकते। और नेट सेंट्रिसिटी घर में बनानी पड़ेगी, उसकी ताकत है। नेट सेंट्रिसिटी घर में बनानी पड़ेगी, उसकी ताकत है नहीं। ये वही है कि शायद एक बार फिर से नामों के जरिए कोई मैसेज देने का ख्याल दिल में आया है, इसीलिए पाकिस्तान ने रॉकेट फोर्स बनाया है और भारत ने रॉकेट फोर्स की शुरुआत कर भी दी है। अगली खबर देखिए, रॉकेट फोर्स में शामिल होगी ब्रह्मोस, इंटीग्रेटेड रॉकेट फोर्स की शुरुआत। यही इंटीग्रेशन जिसकी बात कर रहे थे पीके श्रीवास्तव सर, इंटीग्रेटेड रॉकेट फोर्स की शुरुआती तैनाती LAC पर होगी। अब जब ये वही वाली बात है कि आप नाम तो रखें, लेकिन नाम के साथ सब्सटेंस होना चाहिए। हिंदुस्तान में जब कोई चीज बनती है तो फिर उसके साथ वो सब्सटेंस भी होता है, जो उसके लिए केवल लेबल नहीं होता है, केवल नाम नहीं रखा जाता है, उसके साथ साथ जो चीजें जरूरी होती हैं वो भी, उसकी भी तैयारी होती है। अब भारत के संदर्भ में रॉकेट फोर्स को समझाइए सर, जनरल सेना। देखिए, जब हम रॉकेट फोर्स की बात करते हैं, हमारे पास ऑलरेडी हम उसको नाम देने वाले रॉकेट फोर्स वो है और हमारी रॉकेट फोर्सेस में रॉकेट सिस्टम ही है और उसके साथ मिसाइल सिस्टम्स भी हैं। जितने भी आप आर्टिलरी यूनिट को देखते हैं हमारी आज की, वो है ही रॉकेट फोर्स। वो तो हमारे उसके अंदर में इंटीग्रेशन है और शॉर्ट रेंज, मीडियम रेंज, लॉन्ग रेंज, तीनों की इंटीग्रेशन है। वो उसको भरे कॉपी कर ले, नाम दे दीजिए। मगर देखिए, आपके पास चीजें क्या हैं। आपने कहा ब्रह्मोस की देख रहे हैं, स्कैल्प की देख रहे हैं, आपने अग्नि 5 किया, अग्नि 1, 1, 2, 3, 4, 5, आपने कहा आकाश। तो जो चीज़ें आपको बैटल वर्दीनेस प्रूव करती है, उसकी एक्चुअल वैल्यू है। देखिए, अभी ये कहते हैं, हम स्कैल्प का भी देखेंगे। स्कैल्प प्रूव हुआ है इस बैटल में, S-400 हुआ है, पर HQ-16 तो मारा गया, HQ-9 मारा गया, रोक तो नहीं पाए ना। तो आप देखेंगे सामरिक तरीके से किस चीज के लिए लोग भागते हैं। लोग बात करते थे पैट्रियट मिसाइल, मगर आज पैट्रियट के लिए खत्म कर रहे हैं पूरे सिस्टम को। वो कहते हैं S-400, S-500 की बात करते हैं। जो आपका एरो 2-3 जो इजराइल बना रहा है,
वो उसकी भी बात, इजराइल भी बहुत सारी चीजें लेके आ रहा है हमारे पास में। ये एक बात मैं ऐड करना चाहूंगा सर कि ये डिस्टेंट ऑपरेशन का मैसेज बहुत क्लियर जाता है इसमें। बियॉन्ड द रेंज फायरिंग की बात हो रही है। ये मैसेज वर्ल्ड के लिए और लेसन फॉर नेशन भी है कि रॉकेट फोर्स बनाने का मतलब ये कहा जा रहा है कि कल की लड़ाई जो होगी वो दूर होगी, दूर वाली होगी, दूर से होगी। तो इस पर थ्रस्ट है और लैंड फोर्सेस की मूवमेंट या उनका रखरखाव, या हमने जैसे एक अपना फॉर्मेशन नया बनाया आर्मी ने मूवमेंट के लिए, तो इस तरह की बातें भी हो रही है। पर ये जो मैसेज है ये बहुत क्लियर है, बियॉन्ड द रेंज अटैक्स होंगे और बियॉन्ड द विजुअल फ्लाइंग जो वेपन्स, बियॉन्ड विजुअल रेंज। अब ये लड़ाई असल में उस तरफ शिफ्ट हो रही है। कॉन्सेप्ट फॉर्म में थ्री कॉन्सेप्ट। फर्स्ट कॉन्सेप्ट इज जो बताया बियॉन्ड विजुअल रेंज, दूसरा आता है नेट सेंट्रिसिटी, और तीसरा आता है नो कोलैटरल डैमेज, नो कोलैटरल प्रिसिशन। ये तीनों को अगर आप हमेशा ध्यान में रखें तो आजकल के जो वेपन सिस्टम्स आ रहे हैं वो उनको ध्यान में रख के आ रहे हैं। और नेचुरली अगर आपको पहुंचना है तो आपको कंटेस्टेड एनवायरनमेंट में सर्वाइव करना है, इसलिए आपको स्टेल्थ फीचर भी डालना पड़ेगा। इसलिए स्टेल्थ फीचर, ये तीन महत्वपूर्ण बिंदु जिसको बताया जा रहा है, बियॉन्ड विजुअल रेंज के साथ होगा, नेट सेंट्रिसिटी मतलब उसको आप इंटीग्रेट करेंगे कहीं ना कहीं से, और तीसरी महत्वपूर्ण प्रिसिशन होना चाहिए, कोलैटरल डैमेज नहीं होना चाहिए। अगली खबर यह है, मेक इन इंडिया से जुड़ी ये बड़ी खबर है, भारत खुद बनाएगा फाइटर प्लेन। डीआरडीओ के साइंटिस्ट ने ये बयान दिया। फाइटर प्लेन तो एक्चुअली भारत बना रहा है। ये चैलेंज ये है अभी भी कि क्या इंजन हम अपने घर में अपना बना पाएंगे। डीआरडीओ ने ये जो बयान दिया है इसका मतलब क्या है, जरा वो भी समझने की कोशिश करते हैं सर। डीआरडीओ का बयान इसलिए है कि एरो इंजन हम अपना बना सकते हैं, पहले हम पार्टनरशिप में बनाएंगे। जो जी ने भी कहा है कि आप यहाँ मैन्युफैक्चर कर सकते हैं, लेकिन मैं उसको ज्यादा महत्व इसलिए नहीं दे रहा हूँ क्योंकि वो एक असेंबली होगी जो हम कई इंजन की अभी भी एचएल में करते हैं। अच्छा। लेकिन जो खास बात है कि हमें अपने कावेरी इंजन को अपग्रेड करके फाइटर एयरक्राफ्ट के लायक बनाना है, जिसके लिए हमारी पार्टनर। लेकिन आप ही लोगों से बात करते हुए एक महत्वपूर्ण बात जो मैं अपने दर्शकों को भी बताना चाहता हूं, क्योंकि मेरे को अगर ये सरप्राइजिंग लगी तो मेरे दर्शकों को भी जरूर लगेगी। चाइना में आप सुनते हैं ना कि ये 4.5 जनरेशन, फिफ्थ जनरेशन से आगे की बातें हो रही हैं, वहां इतने खतरनाक फाइटर जेट्स बन रहे हैं, वो भी अपने घर में इंजन नहीं बना पाते। ये हमको इन्हीं एक्सपर्ट्स ने बताया है। चाइना भी इतने खतरनाक, कम से कम ब्रोशर में और कहने के लिए तो खतरनाक है ही है वो, ये इस तरीके के फाइटर जेट बनाता है, वो भी इंजन नहीं बना पा रहा है। नहीं, वो सारे आरडी सीरीज के रशियन इंजन हैं, रशियन एल सीरीज के हैं। हाँ। तो वो सारे कॉपी हैं। हाँ। कॉपी सारे हैं, कोई चीज ऐसी नहीं शुरू हुई है चाइना में जिसको आप कह सकते हैं इन्होंने अब इनिशियो किया या वो रिसर्च करके अपने यहाँ उसको किया है। आजकल एआई में इनकी जो फाइलिंग हो रही है, वर्ल्ड जो हमारे यहाँ आईपी वाला सिस्टम होता है, उसमें वाइपो जिसको बोलते हैं, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, राइट्स ऑर्गेनाइजेशन, उसमें इनकी फाइलिंग आजकल एआई में हो रही है। अच्छा। लेकिन कैसी हो रही है उसके ऊपर, क्वालिटी के ऊपर अभी बहुत संदेह है और बहुत सारी चीजें हैं। लेकिन जहां तक इंजन का सवाल है, जो ये आपके डॉक्टर साहब कहने की कोशिश कर रहे हैं, डीआरडीओ साइंटिस्ट, वो कह रहे हैं इंजन बनाने की क्षमता हमारे अंदर है। ये क्यों कह रहे हैं दिनेश? इंजन बनाने की क्षमता इसलिए कह रहे हैं कि जो आपको इकोसिस्टम चाहिए, जो इंडस्ट्रियल बेस चाहिए, वो इंडिया में डेवलप हो रहा है और हो चुका है टू अ लार्ज एक्सटेंट। तो अब ये बहुत गैप फिल करना है सर। तो ये गैप फिलिंग बहुत जल्द हो जाएगी, मतलब ये माने सर 1.5 साल के अंदर क्या हम ये देख सकते हैं, या वक्त उससे ज्यादा लगेगा कि हम अपना इंजन खुद बनाएंगे? देखिए, ये बहुत दिनों से ये हमारी जो मेहनत है काम ला रही है। मैं गया था एचएल, कई बार मैंने विजिट भी किया। इंजन की जो कार्रवाई शुरू हुई थी इसमें भी मैंने विजिट करके देखा था। हम चाहते हैं जो पावर है इसकी, जब ये 52 की बात कर रहे हैं, 90 की बात कर रहे हैं, 120 किलोटन की अमका में हम बात करने जा रहे हैं कि वहां तक हम इंजन को ले जाएंगे। फ्रांस, जर्मनी, इनके साथ समझौता, कोलैबोरेशन इसलिए हो रहा है कि इसके जो पार्ट्स हैं, जैसे सर ने कहा, जो इकोसिस्टम है वो डेवलप करना जरूरी है। तो हम चाह रहे हैं कि वहां से लेके इधर से उधर से सब मिला के टेक्नोलॉजी ट्रांसफर का जो एक तरीका होता है उसको मेहनत करने के बाद तब हम इसको इंटीग्रेट करके अपने लेवल पे बनाए। हम तो 6th जनरेशन फाइटर अमका की बात कर रहे हैं ना, हम तो राफेल और नहीं, अगर वो दिन बहुत दूर नहीं है तो मैं जनरल सिन्हा ये भी जानना चाहता हूं, मान लीजिए वो एक्सपर्टीज भी भारत ने हासिल कर ली कि हम अपना इंजन होगा, फाइटर जेट हम बनाने लगे, तो हमारी मजबूती तो होगी, हम हथियारों को निर्यात करने के सिलसिले में और कहां पहुंच जाएंगे?